हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम हिंदी के क्वेश्चंस करने वाले हैं और सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आपके क्वेश्चंस आते हैं और आपके सिलेबस में भी हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 81 है। निर्मल शब्द का विलोम आपको बताना है। तो निर्मल का जो विलोम होता है, उल्टा है, वो मलिन होता है, आपको पता भी होगा। सुंदर, साफ, पवित्र ये अलग है, ठीक है। ये इसका विलोम नहीं है, मलिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा जलसा। जलसा क्या होता है? जलन, जल, जलाधार नहीं, समारोह इसका सही उत्तर है। जलसा निकला हुआ है, ऐसे बोलते हैं ना, कोई समारोह हो रहा है, ठीक है, कोई झांकी टाइप निकल रही है बड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 83 है, मधुशाला के लेखक कौन है? और मुझे तो याद है इसका आंसर, आप लोगों को भी पता होगा। हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। और बहुत अच्छी है ये जो उन्होंने लिखी है मधुशाला, बहुत बढ़िया लिखी है, मतलब सारे भेदभावों को मिटाती हुई ये पोएम बहुत बढ़िया है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 84 है, कमर सीधी करना। आज तो बहुत दर्द है कमर में, आज बहुत थक गए हैं, चलो थोड़ी कमर सीधी कर लेते हैं, मतलब थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो क इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 85 है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। कौन सा अलंकार है जहाँ पे एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है? तो वहाँ पे हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे च च च, ठीक है, च च च च बार बार रिपीट हो रहा है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है, ठीक है। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 86, गरज उठे 40 कोटि जन सुनिए भजन उछाह भरे में कौन सा रस है? तो इसमें वीर रस है और मुझे इसका उत्तर गूगल करने पे नहीं मिला। तो एक एमपी की 8th क्लास की बुक डाउनलोड हुई मुझसे, जिसमें इसके जो पोएम है ये लिखी है। और ये पोएम स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है, जिसमें मोटिवेट किया गया है बच्चों को कि उठ खड़े हो। तो इस तरीके से मैंने इसका आंसर निकाला कि वीर रस इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, उज्ज्वल का संधि विच्छेद कीजिए। और मुझे लगता है ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है और बार बार आता है। तो उज्ज्वल का हमारा सही जो बैटरी गई इसकी, उत जमा ज्वल, ठीक है। ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन यहाँ पे हलंत का देखो, हलंत का फ़र्क है, नीचे हलंत नहीं लगा है। तो जो हलंत वाला है ये वाला सही है हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा उत जमा ज्वल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी संधि है इसमें? तो इसमें हमारी है व्यंजन संधि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 88 है, कमल नयन में कौन सा समास है? जब आप किसी की विशेषता बताते हो किसी से कंपैरिजन करके, तो वहाँ पे हमारा कर्मधाराय समास होता है। विशेषता से याद रख सकते हो, कमल नयन, कमल से नयन, ठीक है, कि कमल जैसे नयन तुम्हारे। तो कर्मधाराय समास, आप किसी की तारीफ़ कर रहे हो किसी और को कुछ बताते हुए कि नहीं तुम्हारा तो चांद सा मुखड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 है, वीरांगना का पुल्लिंग है वीर वीरांगना, ठीक है, इसका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। 90 है, सम्राट अशोक के शिलालेख सबको पता ही है, प्राकृतिक भाषा में मिले थे। श श स ह, ये ऊष्मीय व्यंजन है। अब आप कहोगे मैम यहाँ पे ऊष्मीय तो इस ऑप्शन में है ही नहीं। तो ऊष्मीय व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय जो पीछे लगते हैं शब्द के, प से प्रत्यय, प से पीछे, ऐसे याद कर सकते हो। तो यहाँ पे जो सावधान है, ठीक है, यहाँ पे जो सावधान लिखा हुआ है ये हमारा क्या है? मूल शब्द है, ठीक है। और जमा ई, तो ई हमारा यहाँ पे प्रत्यय हो गया। सही आंसर का हो जाएगा सावधानी। संस्कृत के ऐसे शब्द जो हम एज इट इज़ यूज़ करते हैं हिंदी में, उनको हम तत्सम कहते हैं। और इसको जो मैंने अपने ट्रिक से याद किया हुआ है वो है तत्सम। सम मतलब समान, एक जैसा। तो यानी कि संस्कृत के वही वर्ड हम हिंदी में भी ऐसे यूज़ करते हैं, तो उनको हम तत्सम बोलते हैं। और जिनको चेंज करके यूज़ करते हैं उनको हम तद्भव बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो सबको पता होगा, कर्ता नहीं है, कर्म को कारण से, ये सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा अधिकरण। क्वेश्चन नंबर हमारा 95 है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? तो अवधी भाषा में लिखा गया। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? तो ये है 343, इसका सही आंसर है आर्टिकल 343
क्वेश्चन नंबर 98 है, कमल का समानार्थी शब्द क्या है। ये क्वेश्चन मुझे ऑप्शन सारे कन्फ्यूजिंग लग रहे हैं, मुझे ठीक से आंसर नहीं पता चल पाया इसका। तो अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट करना। रजनी मतलब रात होता है, विभावरी मतलब भी रात होता है, भामिनी मतलब बेटी लड़की, इसका पर्यायवाची होता है। लेकिन जो पारिजात है ये जैस्मिन के फूलों का वृक्ष होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से अगर हम ऑप्शन की तरफ जाएँ सभी के अकॉर्डिंग तो पारिजात आएगा। पारिजात जो फूल होता है, किसी तरीके का वृक्ष होता है किसी फूल का, ठीक है। जैस्मिन आप लगा सकते हो, गूगल करने पे मुझे यही मिला। तो अभी समानार्थी के प्रपेक्ष में देखो तो आप फिर यही उत्तर इसका सही जाता है। बाकी आपकी क्या राय है, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। चारु शब्द की शुद्ध भावनात्मक संज्ञा क्या है, ये आपको मुझे बताना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 99 का आंसर है चारूपन, चारुताई, चारू या चारुतस, ठीक है। तो इसमें मुझे बहुत कन्फ्यूजन है मुझे कन्फ्यूजन थी और मैंने गूगल किया तो नहीं मिल रहा है इसका आंसर। किसी को पता है तो ज़रूर बताना। बट जहाँ तक मुझे लगता है, जैसे मैं भाववाचक संज्ञा और भी शब्दों की हम बनाते हैं, तो आई थिंक चारूपन हो सकता है। बाकी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे भी इसका सही उत्तर पता चलना चाहिए। क्योंकि मुझे भी सब कुछ नहीं आता, सबको सब कुछ नहीं आता, हम एक दूसरे से ही सीखते हैं। और मैं भले वीडियोस बना रही हूँ बट कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो मुझे भी सीखनी है। तो प्लीज़ जहाँ मैं कुछ क्वेश्चन आपसे भी पूछूँ तो प्लीज़ आप आंसर किया करें और अपने विचार ज़रूर रखें इस चीज़ पर। अब हमारा लास्ट का आज का क्वेश्चन है, उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति क्या कहलाती है। तो आप अपने भाव विचार जो कैसे अभिव्यक्ति करते हो, कैसे आप उसको एक्सप्रेस करते हो, तो आप भाषा के माध्यम से करते हो। तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस थे हिंदी के और होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ ज्योति हेयर। और आज की वीडियो में हम लोग टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड हम लोग 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये बीएड में अक्सर पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस होने वाले हैं ये इंग्लिश में हैं, मैं इनको हिंदी में समझाऊंगी, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और हिंदी में मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ, क्योंकि काफ़ी कमेंट आते हैं कि मैम ये हिंदी में करवाइए, हिंदी में करवाइए, और हिंदी वाले बोलते हैं इंग्लिश में करवाइए। तो मैं इसको समझा दूँगी, ठीक है। और वैसे समझ आ जाएगा, इतना कोई मतलब ज़्यादा इतनी टफ़ जो है इंग्लिश नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, द फुल फॉर्म ऑफ सूपा, ठीक है। आप पढ़ते भी आए होंगे अपने स्कूल में, आपने पढ़ा होगा। तो इसकी फुल फॉर्म होती है सोशली यूज़फुल एंड प्रोडक्टिव वर्क। और ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। और जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फुल फॉर्म्स आपसे पूछी जाती है, 2 से 3 फुल फॉर्म्स आती है आपके एंट्रेंस में। तो प्लीज़ फुल फॉर्म्स को आप अच्छे से रिवाइज़ करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, an activity by which the entire school population can be brought together to share important information and bring in a sense of community is। तो ऐसी मतलब कौन सी एक्टिविटी है जहां आप अपने स्कूल के सभी बच्चों को लाकर एक साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकते हो जहां वो एक दूसरे से अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो स्कूल जो स्टाफ मीटिंग तो हो नहीं सकती, स्कूल प्लानिंग भी नहीं हो सकती, एग्जामिनेशन भी नहीं हो सकता। तो स्कूल असेंबली इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्कूल असेंबली में ही बच्चा जो है एक जगह गैदरिंग होती है इनकी, एक जगह इकट्ठे होते हैं, सभी पूरा स्कूल इकट्ठा होता है और वहीं पर वो आपस में अपनी जो बातें हैं, ठीक है, शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द स्कूल टाइम टेबल आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ शुड बी कैप्ड इन मिडल पीरियड। क्वेश्चन नंबर 4 है, थर्ड में है जो आर्ट एंड क्राफ्ट की जो एक्टिविटी होती है तो वो स्कूल के टाइम टेबल में कब रखी जानी चाहिए, तो वो मिडल पीरियड में रखी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ अ टीचर फाइंड्स दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड इन अ क्लास द टीचर शुड, अगर आपको ऐसा बच्चा मिलता है अपनी क्लास में जो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो एज अ टीचर आप लोग क्या करेंगे। इग्नोर द चाइल्ड, बिल्कुल भी नहीं करना। बच्चे को इग्नोर कर दोगे कि मतलब प्रॉब्लम कर रहा है तो करता रहे, ऐसा नहीं करोगे। चेंज द क्लास ऑफ द चाइल्ड, अब ऐसा तो है नहीं बच्चे की क्लास उठा के दूसरी क्लास में पटक दोगे, ये भी नहीं करोगे। पनिश द चाइल्ड, पनिश तो आप दे ही नहीं सकते, ठीक है, तो पनिश तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते। तो गेट द काउंसलिंग ऑफ द चाइल्ड डन, तो आप बच्चे की काउंसलिंग करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। आगे है हमारा रूब्रिक्स इज़, तो रूब्रिक्स क्या है, तो अब ये है हमारा स्कोरिंग गाइड टू इवैल्यूएट क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट। तो रूब्रिक्स हमारे कुछ उपकरण होते हैं जो बच्चे को इवैल्यूएट करने में, उनका आकलन करने में एक सही हमें मार्गदर्शन देते हैं, ठीक है। अंक तालिका एक तरीके से आप इसे बोल सकते हैं, और ये छात्रों के आकलन मूल्यांकन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो रूब्रिक्स ये होते हैं। अब हमारा
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है, पेडागोजी इज़ कंसर्न विद। जो पेडागोजी है वो किससे कंसर्न है, वो है हमारा टीचिंग मेथड से रिलेटेड है, काउंसलिंग नहीं है, एवेल्यूएशन स्ट्रेटजी नहीं है, सिलेबस नहीं है, हमारा टीचिंग मेथड से रिलेटेड होती है हमारी पेडागोजी। क्वेश्चन नंबर 7 है, द रोल ऑफ टीचर हैज़ टू बी। टीचर का रोल कैसा होना चाहिए, अथॉरिटेटिव, डिक्टोरियल, लेजिस्फेयर या फिर फैसिलिटेटिव। तो इसमें पहला तो होगा नहीं, अधिकारवादी तो बिल्कुल भी होना चाहिए, जब अपने अधिकार जमा रहे, डिक्टेटोरियल सॉरी। तो इसमें मतलब तानाशाही भी नहीं होनी चाहिए। लेजिस्फेयर मतलब ठीक है, चल रहा है मतलब आलसी टाइप जिसे हम कह सकते हैं, अपनी मर्जी से उसमें अच्छा से कार्य हो रहा है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो फैसिलिटेटिव मतलब मार्गदर्शक, ठीक है। तो आप बच्चे के एक मार्गदर्शक है, आप उसे निर्देश नहीं देंगे, आप उसे फैसिलिटेट कर सकते हैं और दिशा दिखा सकते हैं उसको सही, ठीक है, लेकिन आप उस पर रौब नहीं झाड़ सकते हो। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हम उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं, और NEP 2005 में ये बात कही भी गई है, तो इसका D ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करें, अ सूटेबल मैथड ऑफ टीचिंग प्राइमरी चिल्ड्रन इज़। आप छोटे बच्चों को जब आप पढ़ाते हो तो कौन सा मेथड सबसे बढ़िया होता है, लेक्चर मेथड, इमिटेशन, ट्रायल एंड एरर या प्लेवे मेथड। तो ट्रायल एंड एरर जो है बेसिकली हमारा मैथ्स में यूज़ होता है, लेक्चर मेथड हमारा बड़ी क्लासेस में यूज़ होता है, छोटी क्लास में इसका कोई काम नहीं है। इमिटेशन, इमिटेट करता है बच्चा, अनुकरण करता है, तो ये तो नहीं आएगा। तो प्लेवे मेथड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राइमरी में बेसिकली जो बच्चा सीखता है वो सीखता है हमारा प्लेवे मेथड से। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, NEP 2020 में सबको पता ही है कौन सा कॉन्सेप्ट है जो स्ट्रक्चर एजुकेशन का, वो है 5+3+3+4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन स्पेसिफाइड इन द NEP 2020। NEP 2020 में क्या बोला गया है, जो मल्टी लिंग्विज्म है बोथ एज अ पॉलिसी रिसोर्स एंड स्ट्रेटजी। जो मल्टी लिंग्विज्म बहुभाषी भाषावाद को प्रमोट किया गया है, तो A ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे है एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम इन प्राइमरी क्लास, बिल्कुल गलत है। प्राइमरी में तो वैसे इन्होंने बोला है कि हमारी मातृभाषा में एजुकेशन देनी है। दूसरा है प्रमोशन ऑफ स्टडीज़ ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स। शुरुआती सालों में बच्चों के लिए प्रमोट किया गया है क्लासिकल लैंग्वेज सीखे, गलत है। कंपल्सरी स्टडी ऑफ मैनी लैंग्वेज, कंपल्सरी कुछ भी नहीं किया गया है कि बहुत सारी भाषाएं आपको पढ़नी है स्कूल में, तो A ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वयं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो स्वयं है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म जान लो, और ये फुल फॉर्म पूछी जाती है तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। स्वयं की फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑब्जेक्टिव लर्निंग फॉर यूथ इंस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है, मतलब कि बड़े पैमाने पर ऑनलाइन कोर्सेज को प्रोवाइड करवाना। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें हम, दीक्षा बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दीक्षा क्या है, तो दीक्षा की ट्रेनिंग हमारी चलती है स्कूल की। तो यहाँ पे पोर्टल फॉर कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, यहाँ पे टीचर्स की डेवलपमेंट होती है हमारे लिए। जैसे मैं अभी दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ, तो हमारी ट्रेनिंग जो होती है, हमारे कुछ कोर्सेज होते हैं, वो हम लोग दीक्षा ऐप पर करते हैं। और यहाँ पर जो हमारा दीक्षा है उसकी फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक है। तो ये तीसरी फुल फॉर्म आपसे मतलब पूछी तो नहीं गई है, बट आपको पता होना चाहिए, पूछी जा सकती है आपसे। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन का फैक्टर प्रेज है, रिवॉर्ड है, इंसेंटिव्स है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर्स द स्कूल करिकुलम। तो स्कूल का करिकुलम कौन बनाता है, NCERT बनाता है। NCERT की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग। CBSE की फुल फॉर्म यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और UGC की यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। क्वेश्चन नंबर 15 है, यू वॉन्ट टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ मोर स्टूडेंट्स इन क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग वुड यू अडॉप्ट। आप चाहते हैं कि आपकी क्लास के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, तो आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन, रेसिटेशन, डिस्कशन, रोल प्ले। तो रोल प्ले इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, यू वांट टू डेवलप कोऑपरेशन एंड टीम स्पिरिट इन स्टूडेंट्स, विच एक्टिविटी वुड यू पर्पस। जब भी आप बच्चे के अंदर कोई टीम स्पिरिट या कोऑपरेशन डेवलप करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन प्रोजेक्ट वर्क का होता है। तो आप इसको रट भी सकते हैं, इसका सही आंसर प्रोजेक्ट वर्क ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वेज ऑफ लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स। कौन सा इनमें से सही बताना है आपको कि बच्चे के जो वेज ऑफ लर्निंग है, सीखने के तरीके हैं, उसके बारे में सच है, सही है। स्पीड ऑफ लर्निंग इन द सेम फॉर ऑल स्टूडेंट, बिल्कुल गलत है। हर बच्चा एक गति से नहीं सीखता है, कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे सीखता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया।
ईच स्टूडेंट हैज़ अ यूनिक लर्निंग स्टाइल, बिल्कुल बी वाला हमारा सही है कि हर बच्चे की अपनी लर्निंग स्टाइल होती है, वो अपना तरीके से सीखता है। थर्ड है चिल्ड्रन फॉलो द वे अदर स्टूडेंट लर्न, नहीं, बिल्कुल बच्चे दूसरों को फॉलो नहीं करता, वो अपने उससे ही सीखता है। ऑल चिल्ड्रन इमीडिएटली फॉलो टीचर्स इंस्ट्रक्शन, क्या सारे बच्चे एकदम ही मैम की बातों को फॉलो कर लेते हैं, तो ये भी गलत है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका यहाँ पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, जो कि आधा छुपा हुआ है। तो ये है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे फॉर अ टीचर टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम इन अ क्लास। तो टीचर के लिए बेस्ट वे क्या है क्लास में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आस्क फॉर अदर्स टीचर्स ओपिनियन, मतलब वो किसी और टीचर की विचारधारा जाने, ओपिनियन जाने कि वो क्या सोचती है। दूसरा है डिपेंड्स ऑन वंस ओन ओपिनियन, और मतलब अपने खुद के ओपिनियन पे निर्भर रहे। तीसरा है थिंक सजेशंस ऑफर्ड बाय द चिल्ड्रन एंड इम्प्लीमेंट द गुड वंस, और बच्चों से सजेशन ले और उनमें से जो अच्छे सजेशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करे। या यूज़ द व्यू द प्रिंसिपल गिव्स, और या फिर प्रिंसिपल मैम ने जो व्यू दिया है उस पर मतलब अमल करे। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बच्चा प्रायोरिटी है तो आप लोगों को पता ही है। 19 है, हाउ कैन यू मेक योर स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट। तो अपने बच्चे को एक स्वतंत्र बच्चा, ठीक है, कैसे बना सकते हैं। तो गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एवरीवन, हर बच्चे को जिम्मेदारी देनी है। ऐसा नहीं है 4 बच्चे हैं उन्हीं से आप जिम्मेदारी दे रहे हैं या उन्हीं से इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। गिविंग ऑर्डर्स, तो ऑर्डर तो बिल्कुल नहीं देंगे। इग्नोरिंग, बिल्कुल आप इग्नोरिंग देयर पेटी फाइट्स, आप उनकी छोटी मोटी लड़ाई झगड़ों को इग्नोर नहीं करेंगे। सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स फॉर देम, आप उनकी प्रॉब्लम भी सुलझाएंगे नहीं, ठीक है। तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 है, यू हैव अ मिक्स्ड क्लास ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, विच मैथड वुड यू अडॉप्ट टू इम्प्रूव कोऑपरेशन बिटवीन दैम। आपके पास लड़के लड़कियों की मिक्स क्लास है, लड़के भी है लड़कियाँ भी है, आप किस तरीके से उनके बीच में कोऑपरेशन बिल्डअप करेंगे। आस्किंग पेरेंट्स टू डिस्कस इक्वालिटी, मतलब आप पेरेंट्स को बोलेंगे कि आप इक्वालिटी मतलब पेरेंट्स से पूछेंगे कि आपने इक्वालिटी पे आप डिस्कशन कीजिए बच्चों से, तो ये तो गलत हो जाएगा। मेकिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स शेयर अ बेंच, आप लड़के और लड़कियों को बोलोगे कि एक ही बेंच पे बैठो, जो कि ये भी गलत है। थर्ड है सेटिंग टास्क विच हैव टू डू बी डन टुगेदर, तो आप ऐसे कुछ कार्य निर्धारित करेंगे जो दोनों लड़का लड़की साथ मिलकर करे, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी इन लेसन, तो देखो भाई कुछ भी ना टॉकिंग करने से या बोलने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक वो चीज़ें बिहेवियर में नहीं आएंगी ना तो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती हैं। तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी सही है हमारा। सिलेबस इज़ अ पार्ट ऑफ करिकुलम, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है, टीचर्स हु एम्प्लॉय पार्टनरशिप बेस्ड टीचिंग स्ट्रेटजीज आर मोर लाइकली टू रिपोर्ट दैट। तो यहाँ पर है जो टीचर मतलब ऐसी धारणा रखती हैं कि जो पार्टनरशिप वाली जो टीचिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करती है वो मतलब रिपोर्ट करना पसंद करती हैं। ओनली सम पेरेंट्स कैन हेल्प देयर चिल्ड्रन, गलत, ओनली जहाँ आ जाए वहाँ पे गलत वैसे ही लगा देना, ठीक है। ये नेगेटिविटी का साइन है। तो मतलब ऐसी, जैसे मैं टीचर हूँ, मैं चाहती हूँ कि एक पार्टनरशिप वाली अगर हम टीचिंग स्ट्रेटजी अपनाते हैं पेरेंट्स के साथ मिलकर, तो उसमें मैं उस चीज़ को फॉलो करती हूँ। तो मैं ये सोचती हूँ कि मतलब बस कुछ ही पेरेंट्स ऐसे बच्चों को हेल्प कर सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ऑल पेरेंट्स कैन हेल्प देयर चिल्ड्रन, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सी वाला और देख लो एक बार, सिंगल पेरेंट्स, पुअर पेरेंट्स एंड दोज विद लेस एजुकेशन कैन नॉट हेल्प देयर चिल्ड्रन, क्या जो कम पढ़े लिखे हैं या जो गरीब है, जो सिंगल पेरेंट्स है, क्या वो बच्चों की मदद नहीं कर सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा। ओनली इंग्लिश स्पीकिंग पेरेंट्स कैन हेल्प देयर चिल्ड्रन, क्या जिनको इंग्लिश आती है वही हेल्प कर सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है। उस हिसाब से तो मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, मैं तो यहाँ पहुँचती ही नहीं है ना, तो ये हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि हाँ हर पेरेंट्स बच्चों की मदद कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था ये, 23 पे अब हम लोग पहुँच चुके हैं। 23 है, द बेस्ट वे फॉर स्कूल्स टू इनकरेज families to be involved in the education of their children is by the best way for schools to encourage diverse families, ठीक है, मतलब विविधता भरी फैमिलीज़ है, टू बी इन्वॉल्व इन द एजुकेशन देयर चिल्ड्रन इज़। तो आप फैमिलीज़ को, अलग अलग फैमिलीज़ को किस तरीके से बच्चों की एजुकेशन में इंक्लूड कर सकते हो। नॉट फॉर्मिंग ट्रस्टिंग रिलेशनशिप विद फैमिलीज़, कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं करोगे, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। आप इस तरीके से थोड़ी फैमिली को इन्वॉल्व करोगे। गिविंग नो वेटेज टू एड्रेसिंग फैमिलीज नीड्स, आप परिवार की ज़रूरतें नहीं समझोगे, उनको वेटेज नहीं दोगे। नो रिकोगनाइजिंग द नीड्स ऑफ फैमिली, आप फैमिलीज़ की नीड्स को नहीं समझोगे, तो ये नेगेटिविटी के साइन है। शेयरिंग पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद फैमिली, आप पेरेंट्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेंगे, पावर शेयर करेंगे, ठीक है। इसका
एक एग्ज़ाम्पल जो अभी दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में एसएमसी का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है, स्कूल जो ये हमारी जो स्कूल एकदम फुल फॉर्म भी भूल गई हूँ एसएमसी की, स्कूल मीटिंग कमेटी, ठीक है, शायद यही होती है। ओके 24 का है यहाँ पे, द मोस्ट एक्यूरेट प्रेडिक्टर ऑफ अ स्टूडेंट्स अचीवमेंट इन स्कूल। आप मतलब सबसे अच्छा बेहतर अंदाज़ा किस बात से लगा सकते हैं बच्चे की अचीवमेंट के बारे में? फैमिली इनकम बिल्कुल भी नहीं, 2 पेरेंट्स फैमिली बिल्कुल भी नहीं, एजुकेशनल लेवल ऑफ पेरेंट्स की पेरेंट्स कितना पढ़ा लिखा है इससे पता चलेगा कि बच्चा कितना पढ़ा लिखा है, ये भी गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन आपका सही है, द फैमिलीज हाई एक्सपेक्टेशंस इनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग एट होम एंड इन्वॉल्वमेंट इन द चाइल्ड्स लर्निंग एट स्कूल एंड बी कम्युनिटी, ठीक है, कि बच्चा किस तरीके से सोचता है, उसकी जो मतलब उसकी फैमिली में उसको किस तरीके से कोऑपरेट किया जा रहा है, और बच्चे के जो इन्वॉल्वमेंट है स्कूल की एक्टिविटीज़ में, कम्युनिटी में, वो कितनी है। लास्ट क्वेश्चन आज का है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट एज रेंज डज द NEP 2020 रिवाइज्ड सर्कुलर स्ट्रक्चर कवर द एजुकेशनल पर्पस, ठीक है, तो यहाँ पर है कि NEP 2020 में रिवाइज सर्कुलर स्ट्रक्चर कवर द एजुकेशन, मतलब कौन सा इसमें जो ग्रुप है एज का जो NEP 2020 में जो ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने बनाए हैं बच्चों के लिए उसको फुलफ़िल करता है, कवर अप करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 से 18 वर्ष। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और नीचे कमेंट सेक्शन में मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रही हूँ, उस क्वेश्चन का आप लोग आंसर सब देते जाइएगा। प्लीज़ उसका आंसर ज़रूर देना जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम 20 SST के क्वेश्चन करने वाले हैं। और SST जैसे कि हमें पता है कि हमारा GK का एक सेक्शन है, तो उसमें आपके कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं। और यहाँ आप लोग बोलोगे मैम इंग्लिश में है, तो इतना ज़्यादा टफ नहीं है। आप इस वीडियो को देखोगे 20 क्वेश्चंस बहुत ईजी है, ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएंगे इंग्लिश, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट आते हैं मैम हिंदी में कराओ, हिंदी में कराओ। तो जो चीज़ मुझे जिस तरीके से अवेलेबल है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको उसका जो भरपूर लाभ होता है वो मिले आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए मैं इसको, क्योंकि इसमें इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है कि आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 81 अगर हम देखें तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि टिस्को वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। जो टिस्को है वो कब बनाया गया था, उसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो इसका आंसर है हमारा 1907, यानी बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर टिस्को की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, तो इसकी फुल फॉर्म आप लोग लिख सकते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। और प्रॉपर अगर मैं डेट की बात करूं तो 26 अगस्त 1907 को इसकी जो है स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 82 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री यूज लाइमस्टोन एज अ रॉ मटेरियल। कौन सा उद्योग है जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हु वाज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी के जो फाउंडर थे वो थे कांशीराम, जिन्होंने 14 अप्रैल 1984 को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती पर इस पार्टी की स्थापना की थी। और मायावती जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और मायावती जी पहले फॉर्मर टीचर रही हैं स्कूल में। क्वेश्चन नंबर 84 है, अ डिवाइस स्पाइनिंग जेनी वॉज इन्वेंटेड बाय। तो एक डिवाइस है, एक मशीन है स्पाइनिंग जेनी, तो ये किसने इन्वेंट की है, किसके द्वारा आविष्कार किया गया था इसका? तो जेम्स हरगिव्स इसका सही आंसर है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। और ये 1764 में बनाई गई थी, इन्वेंट की गई थी। और इस मशीन के द्वारा जो कटाई प्रक्रिया है, काटने की प्रक्रिया है, कटाई प्रक्रिया है, कटाई नॉट कटाई, ठीक है, जैसे सूत काटते हैं हम लोग, तो उसकी जो प्रक्रिया है उसको तेज कर दिया था। और इससे क्या हुआ था कि जो श्रम की मांग है उसमें कमी आई थी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 85 है, GDP इज टोटल वैल्यू ऑफ। GDP किसका टोटल वैल्यू है, इनका जो मतलब मूल्य टोटल किस चीज का मूल्य है ये? तो ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है तो वो हमारा क्या कहलाता है? GDP कहलाता है, ठीक है। और अभी आप लोग मुझे कमेंट करेंगे GDP की फुल फॉर्म। प्लीज यार कमेंट किया करो, मतलब
थोड़ा सा तो मतलब एफर्ट आई नो कि आप लोगों को मतलब पता नहीं, मतलब मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि प्लीज यार कमेंट किया करो, थोड़ा अच्छा लगता है मुझे भी, हाँ मतलब आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो और इस तरीके से। ठीक है, आपकी मर्जी है, मतलब जैसे आपको ठीक लगे। मैं बस रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं क्वेश्चंस भी बीच में छोड़ती हूँ, बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चंस कि आप लोग कमेंट करके उनका जवाब दीजिए, मुझे कोई जवाब ही नहीं देता है। चलो कोई नहीं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 86 फॉरेस्ट एक्ट वॉज इनेक्टेड इन द ईयर। जो फॉरेस्ट एक्ट है वो कब आया था? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86 का हमारा आंसर हो जाएगा 1865। क्वेश्चन नंबर 87 की अगर हम बात करें, यहाँ पे द यूथ लीग ऑफ नाजीज वॉज फाउंडेड इन द ईयर। जो नाजीवाद थे, ठीक है, तो नाजी जो पार्टी थी तो उन्होंने अपनी एक यूथ लीग बनाई थी। तो यूथ लीग को उन्होंने किस साल में, किस ईयर में फाउंड किया था? तो 1922 में। अगर हम डेट की बात करें तो 8 मार्च 1922, और 8 मार्च को हमारा वुमेन्स डे भी मनाया जाता है, जो कि आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 88 है, विच पार्टी गेव द स्लोगन सेव डेमोक्रेसी। कौन सी पार्टी ने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था? तो ये दिया था भारतीय जनता पार्टी ने 1977 में, जब हमारा ये इमरजेंसी वगैरह का हुआ था, तो इंदिरा गांधी जी के विपक्ष में इसको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 89 है, हु फाउंडेड रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन हमारा जो मिशन जो चलाया गया था, फाउंड किया गया था, फाउंडेड किया गया था, ये किया गया था स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 है, द डिस्पोजनल फीचर्स ऑफ ग्लेशियर इज। हिमनद की निक्षेपण की विशेषता क्या है? तो वो है हमारी मरीन, जिसे हम हिंदी में हिमोड़ बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है, कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द रिवर ऑफ फेमस रिवर इज हुगली। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। 92 है, द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया इस्टेब्लिश इन द ईयर। तो इन्होंने फर्स्ट पूछी हुई है, और जो फर्स्ट इस जो मिल हमारी जो कपास की जो पहली मिल स्थापित हुई थी, वो हुई थी हमारी 1818 में कलकत्ता में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1818 का कोई दूर दूर तक ऑप्शन नहीं है, या मिसप्रिंट हुआ होगा ये क्वेश्चन। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन की तरफ जाए तो हम लोग सेकेंड वाला टिक कर सकते हैं। सेकेंड वाला क्यों? क्योंकि सेकेंड मिल जो स्थापित की गई थी भारत में, कॉटन मिल, वो 1854 में मुंबई में स्थापित की गई थी, और वो स्थापित की गई थी KGN डाबर द्वारा। और इस जो कंपनी का नाम था, इस कंपनी का नाम था बॉम्बे स्प्रिंग एवं वीविंग कंपनी, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग 1854 पे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। नेशनल के जो इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं, जो भी निर्णय होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, वो कौन सी सूची के अंदर होते हैं? तो वो हमारे होते हैं संघ सूची के अंदर, ठीक है। तो सबको पता ही है कौन कौन सी सूचियां होती है ना। तो उसमें जो संघ सूची होती है, संघ सूची के अंदर हमारा जो नेशनल इश्यूज वगैरह हो गए, ठीक है, तो सारा हमारा संघ सूची के अंदर आता है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और हमारी जो शिक्षा है वो भी हमारी संघ सूची के अंदर आती है। कब चेंज की गई थी ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि और पहले वो किस सूची में थी ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 94 है, सिविल राइट मूवमेंट इन यूएसए स्टार्टेड इन द ईयर। कब सिविल राइट्स थे जो यूएसए में स्टार्ट किया गया था? ये 1954 में। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें तो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज नॉट यूज्ड टू कैलकुलेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इनमें से मतलब कौन सा है जो ये मानव विकास सूचकांक जो हम मापते हैं, कौन सा सूचक है जो उसमें यूज नहीं होता है? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की मतलब जो इंसान है वो कितना जिएगा, ठीक है, तो वो माना जाता है। और पर कैपिटा इनकम है, एजुकेशन है। सोशल इनइक्वालिटी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो जो हमारी सामाजिक असमानता होती है वो एक कोई क्राइटेरिया नहीं है नापने का मानव विकास सूचकांक का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 का हमारा हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 96 का है, द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट इज। जो हमारे पूर्वी घाट है इनमें सबसे ऊंची जो ऊंचाई की जो सबसे ऊंची जो हमारी यहाँ पर वो है, क्या बोलते हैं, चोटी है, तो वो कौन सी है? वो है हमारी महेंद्रगिरी। और ये कहाँ पर है? ये है ओडिशा के गजपति जिले में, और इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। 1501 मीटर ये ऊंची है। और जो अन्नामुड़ी है वो हमारी है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। पूर्वी की महेंद्रगिरी और पश्चिमी की अन्नामुड़ी, ठीक है।
97 है, वर्साई की संधि कब डन हुई थी, मतलब कब साइन हुई थी? तो ये हुई थी हमारी 28 जून 1919 को, और जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके द्वारा जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो औपचारिक रूप से समाप्त हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 है, व्हेन वाज सरोजनी नायडू बॉर्न? सरोजनी नायडू बॉर्न 1979। अगर हम डेट की बात करें तो 13 फरवरी 1989। ओके, क्वेश्चन नंबर 99 है, अ बुक स्त्री पुरुष तुलना पब्लिश्ड बाय? किसने ये जो स्त्री पुरुष तुलना है बुक किसने लिखी थी? तो ये ताराबाई शिंदे ने। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? जो हमारा ये है अपना, क्या है अपना, वायुमंडल। तो वायुमंडल में सबसे इंपॉर्टेंट जो लेयर है, सबसे इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण परत है वो कौन सी है? तो वो हमारी है ट्रेपोस्फेयर। तो इसको हिंदी में हम लोग शोभ मंडल बोलते हैं। और ये जो हमारे वायुमंडल की जो परतें हैं उनमें जो सबसे नीची परत है वो शोभ मंडल है, और इसकी जो हाइट है वो 13 किलोमीटर है, और इसकी जो मोटाई है, अगर हम इस जो परत की मोटाई की बात करें तो इसकी जो मोटाई है वो 8 से 18 किलोमीटर तक है, और इसकी जो मोटाई है जो हमारी भूमध्य रेखा है वहां पर मोटी होती है, लेकिन जब ये ध्रुवों पर जाती है तो ये कम हो जाती है, कम होती है। ठीक है, अगर पूछा जाए, अगर ऐसा क्वेश्चन, कम मोटी कहाँ से और पतली, मतलब कम कहाँ से है, न्यूनतम कहाँ से है? तो मोटी ज्यादा रहती है ये भूमध्य रेखा के आसपास, और जब पतली जो हो जाती है तो ये अपनी रहती है अपना ध्रुवों के पास। ठीक है, तो ये हमारे 100 क्वेश्चन थे। कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।